हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 31 अगस्त 2018 का तीसरी शिफ्ट का पेपर। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स हमने लगभग 25 पेपर कर लिए हैं। ठीक है, सीबीटी 1 के। और ये आपका आज का फ्रेंड्स आपका जो है तो लास्ट पेपर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त 2018 की तीसरी शिफ्ट के बाद कोई भी पेपर अभी तक एएलपी सीबीटी 1 का नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी पेपर हुए थे हमने सारे करा दिए हैं। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अब सीबीटी 2 के हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सीबीटी 2 के। और इसमें दोस्तों आपके जो 100 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए ही कराएंगे हम। ठीक है, पार्ट बी तो टेक्निकल होता है, ठीक है, थियोरेटिकल, तो वो नहीं हम कराएंगे। तो जो पार्ट ए में होता है आपका जितने भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी इसमें रहती है 40 नंबर की, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम कराएंगे इसमें। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे तो सारे क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 1 डेढ़ घंटे के आसपास का हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक न्यूज़ और बता दूं कि जो रेलवे मिनिस्टर है अपने अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने राज्यसभा में भी एक जो है तो भाषण दिया है। वहां पर उन्होंने बोला है कि रेलवे में लगभग 2.5 लाख के आसपास वैकेंसियां खाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसियां अब जल्द ही आने वाली हैं, तो सभी लोग तैयार रहना। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में है, आप पढ़ाई करें या ना करें। ठीक है, तो एक और बात बता दूं, जो लोग नए हैं तो उनको बता दूं कि इस जो तो सीबीटी 1 पेपर की जो है तो प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज़रूर जाएं और पूरी वीडियो देखें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस चित्र में वर्गों की संख्या देखना है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल नहीं पूछा गया, त्रिभुज अगर पूछा जाता तो वो भी गिन लेते। कैसे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो रहे हैं ना, तो इसका दोगुना कर देंगे, 6 दूनी 12। तो 12 त्रिभुज इसमें होते। लेकिन यहाँ पर आपसे वर्ग पूछा गया है, तो वर्ग आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक ये पूरा बड़ा वाला वर्ग इधर से बन रहा है। ठीक है, ये वाला वर्ग, और इसी तरह यहाँ से लेकर इधर तक का एक ये वर्ग बन रहा है। तो इसमें केवल आपके कितने वर्ग हैं? 2 ही वर्ग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, चौथा। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिए गए आंकड़े देशवार और आयुवार व्यापार के लिए चीन की यात्रा करने वाले लोगों का अनुपात को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों कंट्री वाइज है, ये कंट्री का दोस्तों ये वहाँ पर दिया गया है, और ये आपका एज का दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। आपको परसेंटेज देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हम बता देते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया, तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40 वर्ष की उम्र की आयु वर्ग के अमेरिकियों का 20 से कम आयु वर्ग वाले रूसियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि चीन की यात्रा तो सभी लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि जो 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले हों, और कहाँ के हों? अमेरिका के हों। ठीक है, तो यहाँ पर 20 से 40 के बीच वाले कौन से हैं? यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटवीन 20 एंड 40 ईयर के बाद बीच वाले कितने हैं? 20%। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो अनुपात निकालेंगे ना दोनों का, अमेरिकियों का और यहाँ पर रूसियों का। ठीक है, अनुपात तो दोस्तों क्या रहेगा? अगर अनुपात आप 5 लाख का ही निकालना होगा ना, तो ये अनुपात में तो दोस्तों दोनों का एक एक ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो आएगा ना अनुपात बनेगा, तो वो आपका परसेंटेज से बनने वाला है। तो इधर से आपका 20% इधर है। ठीक है, 20%, और मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई आपका अमेरिकन से देखना है 60%। ठीक है, तो आपका परसेंट से कोई मतलब ही नहीं है इधर पर, क्योंकि अनुपात ही पूछा गया है, आपसे संख्या पूछी नहीं गई है। तो आप डायरेक्टली कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रूसियों का पूछा गया है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? 20 वर्ष से कम आयु वाले रूस के। ठीक है, तो 20 वर्ष से कम आयु वाले कौन से हैं? रूस के 60% है। ठीक है, 60%, और उसमें से रूस के कितने हैं? रूस के व्यक्ति यहाँ पर देखते हैं 5%। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा आपका, और 5 से इसको काटेंगे 20 को, तो 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप आंसर देख ले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में समुच्चय U
देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना आपसे, देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में जाइए, ठीक है। बोल रहा है कि उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। तो इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं यानी कि आपको इतिहास वाला नहीं लेना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना कि इतिहास को कौन दर्शा रहा है, तो LMN क्रमशः इतिहास, यानी कि L जो है तो इतिहास को दर्शा रहा है, यानी कि आपको ये वाला L वाला लेना ही नहीं है, ठीक है। और बाकी जो दोनों में कॉमन होगा किसमें, भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं तो कौन सा कॉमन हो जाएगा, M और N का 9, ठीक है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 8.5% साधारण ब्याज के दर से 6 वर्षों में 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप सभी को मालूम ही होगा कि मूलधन, ठीक है, मूलधन इनटू दर गुणे समय बटे 100 होता है, सभी को मालूम ही होगा। आप केवल आपको इसको सॉल्व ही करना है, बाकी आपका सब हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए और आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, आपका 120 मल्टीप्लाई इसको दोगुना कर दीजिए, ठीक है। तो दोगुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 17 बटे 2, यानी कि इससे इसको काट देंगे तो 6 बार यानी कि 60 हो जाएगा। और 17 छक्का कितना होता है, 102 और 1 0, ठीक है। तो यानी कि आपका 1020 आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि नीचे दिए गए अक्षरों के क्रम से लापता अक्षर का चयन करें। तो यहाँ पर के है, M है, P है, T है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर +2 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है आपका, उसके बाद +5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, T और 5, यानी कि आपका Y आ जाएगा, ठीक है। तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Y। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, ठीक है। यानी कि आपको गलत वाला है जो है वही उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला है कि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान के बराबर है। तो ये आपका राइट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल G दिया हुआ, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि G बराबर आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो आपका गुरुत्वीय स्थिरांक होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, वो होता है M1 इंटू M2 बटे क्या होता है R², ये सभी को पता ही होगा। तो अब आपका यहाँ पर क्या है कि जो G का मान होता है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, ठीक है। और इसका मान क्या होता है वो भी लिख लीजिए 6 आपका 67, ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस आपका 11 यहाँ पर होता है, और ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशन जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है उसका मान होता है। तो अब आपका यहाँ पर जो पहला तो सही है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अब अगला है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान आपका 2 किलोग्राम और यहाँ पर 2 किलोग्राम, यानी कि दोनों समान जो है तो मास की हैं, ओके, समान द्रव्यमान की हैं, के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब G का मान ही आपको यहाँ पर दिया गया कि इतना होगा अगर उनका मास 2 किलोग्राम और यहाँ पर 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर G की वैल्यू तो आपको पता है इतनी है, और उसके बाद आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे M और M का M1 इंटू M2 का, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, तो आपका मान यहाँ से क्या आ जाएगा, और आपसे बोला जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई, ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी यानी कि 1 का स्क्वायर, देखो सिंपल यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो G का मान क्या आ जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो ये कैपिटल G का मान हो गया, और मल्टीप्लाई आपका 2 इंटू 2 बटे दूरी क्या है उनके बीच की 1 है, 1 मीटर, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, जो दूनी 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका यही आएगा 26.68 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भी, ठीक है, यानी कि ये भी राइट है। उसके बाद न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये प्रयोगशाला में ही केवल मान्य नहीं, ये ऑल ओवर सभी जगह मान्य है। उसके बाद आपका है कि बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्शन है इसके एक तरह से बल ही है, और जो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम के, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन केवल
सी ही गलत होगा, आपसे यही पूछा गया तो गलत कौन सा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से समझा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विलयीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप एक तरंग समझें, तो एक अनुदैर्ध्य तरंग ऐसे होती है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखो दो संपीड़न, यानी कि देखो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सुरंग बोला जाता है। ठीक है, सुरंग। और इस खाली वाले को नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, पॉइंट को, यहाँ पर इसको गर्त बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सुरंग, दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। या फिर आप क्रमशः दो गर्त के बीच की दूरी अगर लेते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी को, ये भी तरंग दैर्ध्य लैम्डा ही कहलाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ से इस कागज को, ठीक है, ऐसे मोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सा आकृति बनेगी, तो आपकी यहाँ पर ए ही बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखो ये पास में है, ये पास वाले तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन इधर दूर में है, तो ये आकर इतनी डिस्टेंस के बाद जो तो लगभग यहाँ पर बन जाएंगे। इसी तरह ये यहाँ पर बन जाएगा, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित कितने दिन लगेंगे, अमित को। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्षमता पर जाइए, तो अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। ठीक है, तो अमित लेते हैं इधर, अमित और इधर अजय। ठीक है, अमित अजय से 70% अधिक हो, तो 70% को जब अनुपातिक मान में रखेंगे तो 7/10 होता है। ठीक है, यानी कि अमित अजय से, तो अजय की अगर क्षमता अगर 10 है, तो अमित की क्या हो जाएगी, अजय से 7 अधिक, यानी कि 17 हो जाएगी। ठीक है, ये उनकी क्या हो गई, क्षमता हो जाएगी, क्षमता का अनुपात हो गया। ठीक है, क्षमता का अगर यहाँ पर वर्क अगर सेम है, तो क्षमता का जो अनुपात होता है वह क्या होता है कि जो टाइम का अनुपात क्या हो जाता है, यहाँ पर टाइम के अनुपात का उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी कि अनुपात टाइम क्या लगेगा, 10:17। ठीक है, कि अगर अमित की क्षमता कम है तो उसको कम समय लगेगा, और अजय की क्षमता कम है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। सिंपल से समझ ही रहे होंगे आप। तो अब आपसे देखो, अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग कर सकता है, तो अजय जो है तो 12 दिनों में, यानी कि 17 रेशो की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अमित को कितने दिन लगेंगे, अमित को 10 रेशियो लगेंगे। तो 17 रेशियो की वैल्यू 20 है, एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 20/17। अब आपको 10 रेशियो की वैल्यू निकालना, तो दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 200/17, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, 17 7 19 और 1 20, यानी कि 100 क्या आ रहा है इधर से 120, लेकिन हमारा 120/17 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर 200 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पता गलती क्या हमने की, गलती ये की है, देखो वो बता दे रहा हूँ क्या गलती की है। देखो यहाँ पर आपने जो 20 ले लिया ना, वो 20 नहीं है, कितने दिन में कर रहा है जो अजय, वह कर रहा है आपका 12 दिनों में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अजय 12 दिनों में कर पा रहा है एक पेंटिंग। एक रेशियो की वैल्यू 12/17 होगी। ठीक है, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू 120/17 हो जाएगी। तो आपका आंसर पहला ही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि घड़ी में 2:30 हैं, तो घड़ी की सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इस तरह का पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, कोई टाइम दे दे और आपका जो मिनट और सेकंड की सुई है, ठीक है, मिनट और घंटे की सुई के बीच अगर एंगल पूछता है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 11/2 इंटू आपका क्या होता है मिनट, और माइनस में क्या होता है आपका 30 इंटू जितने घंटे दिए हैं वो लिख देना है। 11/2 मल्टीप्लाई आपका मिनट कितने हैं 30, और माइनस आपका 30 मल्टीप्लाई घंटे कितने हैं 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये 15 बार जाएगा, यानी कि इधर से क्या आ रहा है 165 माइनस आपका 60, यानी कि आपका एंगल कौन सा बन रहा है 65। ठीक है, तो 65 ना होके आपका जो अधिक कोण कौन सा हो जाएगा, सॉरी 65 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 105 ही आएगा। तो आपका अधिक कोण कौन सा बनेगा 105। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि दिए गए कथन को पढ़ें और तय करें कि कथन में से दी गई जानकारी के आधार पर सुझाई गई कार्रवाई में से किसका तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है।
तो कथन यहाँ पर बोला जा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा हुई, प्राकृतिक आपदा के दौरान इन विभागों के कार्यों के अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए एक दूसरे को वह जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है, तो कार्रवाई अब क्या करनी चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी आपदा हो, अगर सभी का प्रभार एक ही जो है तो विभाग ले लेगा ना, तो कोई दिक्कत हो जाएगी, केवल अकेले विभाग नहीं संभाल सकता। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं तो एक ही विभाग बना दिया जाए। ठीक है, ये कार्रवाई नहीं आप कर सकते हैं। अगला है, सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है तो गलत काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, तो इनको दंड जरूर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहिए कि सभी विभाग बोला गया है, तो सभी विभाग यहाँ पर जो है तो गलत काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सभी विभाग तो मतलब कि बुरा काम नहीं करते, कुछ तो सही से काम करती ही है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर सही सभी नहीं होता ना, कुछ होता तो यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ना तो एक और ना ही दूसरा पालन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आकृति में एक वृत्त ओ जो केंद्र का एक वृत्त है और अनुभाग OAPB, यानी कि आपका जो ये वाला अनुभाग है उसके बारे में बोल रहा है कि का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है, 5/18, यानी कि पूरा अगर सर्कल क्या है 18 है, तो ये वाला पार्ट कितना है आपका 5 है। ठीक है, तो आपसे एंगल पूछा जा रहा है कि इस वाले पार्ट का जो एंगल यहाँ पर बनेगा एक्स का मान क्या होगा, कौन सा एंगल कितना बनेगा एक्स का मान। ठीक है, तो 18 देखो 18 किसके बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि 18 पूरा अगर आप क्षेत्रफल लेते हैं तो कितने डिग्री पूरा आपको घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 20 और 5 रेशियो को मान आपको निकालना है, तो 5 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा 100, तो 100 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य इतना है 90 रुपये, तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3 दर्जन का अमरूद का मूल्य कितना है 90 रुपये, तो एक दर्जन का जो मूल्य क्या हो जाएगा, एक दर्जन का मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 240 रुपये में आप कितने जो दर्जन केले खरीद लेंगे, सॉरी अमरूद, 240 में आप कितने खरीद लेंगे 8 दर्जन। ठीक है, 8 दर्जन जो है तो अमरूद कितने में खरीद लेंगे 240 रुपये में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अमरूद कितने खरीदे जा सकते हैं, तो एक दर्जन में आपका कितने होते हैं 12, यानी कि 8 × 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 96। अगला यहाँ पर है कि सर चार्ल्स विल्सन और निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है, तो भगवत गीता का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन? चार्ल्स विलिंग्स। ठीक है, चार्ल्स विलिंग्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि यहाँ पर सही जोड़िए आपको करना है, यानी कि जो सही है उसके सामने वही लिखना। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन आप देख रहे होंगे, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन किसमें होता है आप CaO। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि देखो यहाँ पर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। क्यों? अनबुझे चूने में उपस्थित तत्व कौन से हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन है, यानी कि जो ए होगा ना वो क्या होगा दूसरा वाला होगा। उसके बाद आपका Ca3 और P2 है, यानी कि कैल्शियम फास्फोरस है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम फास्फाइड का सूत्र है। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फाइड है, तो आपका ये पहला हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। और 0.1 मोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.3 ग्राम सोडियम मौजूद होंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। सोडियम जो होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है 11 होता है, और एटॉमिक जो मास होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, एटॉमिक मास कितना हो जाता है 23 होता है। ठीक है, यानी कि आपका एक मोल में ठीक, एक मोल में कितने ग्राम है 23 ग्राम। ठीक है, 23 ग्राम सोडियम होता है, 23 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 मोल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 का डिवाइड करेंगे तो इस तरफ भी 10 का डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे 2.3 ग्राम।
क्या, सोडियम के तत्व। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये तीसरे सी का क्या हो जाएगा, चौथा, सी का चौथा हो जाएगा। तो बचा हुआ जो डी का है आपका, डी का वो कौन सा हो जाएगा आपका, बचा हुआ तीसरा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या राइट होगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ठीक है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, चौथा, तीसरा कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहले में है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे गए थे। पूछा जा रहा है कि यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो एक्स की माँ, हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। तो एक्स की माँ वाई के पिता की, ठीक है, वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि जो वाई हो जाएगी ना, वो वाई यहीं पर कहीं पे आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी जिसका जेंडर क्लियर नहीं है, वाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, अब एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये क्या होना चाहिए, ये अगर पुत्री तो पहले हो गई एक्स की माँ, ठीक है, इसकी पुत्री तो पहले से हो गई, लेकिन अब इसको क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आगे और पढ़ना पड़ेगा आपको, वाई के पति का पिता, वाई के पति, यानी कि वाई कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी किसी न किसी के। ठीक है, तो यानी कि एकमात्र पुत्री कौन हो जाएगी, ये स्वयं हो जाएगी। ठीक है, वाई स्वयं हो जाएगी। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा आपका, ऐसा देखो, ऐसा बनेगा, यानी कि जो वाई रहेगी ना, वो एक्स की माता ही रहेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स की माँ वाई जो है, तो वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि यही आपका यही इस तरह बनेगा। पूछा जा रहा है कि वाई के पिता, वाई के पति का, ठीक है, तो वाई का पति को यहाँ पर हो गया, वाई के पति का पिता एक्स के क्या है। ठीक है, वाई के पति का पिता, तो वाई के पति यहाँ पर ही है, यानी कि कोई भी यहाँ पर पिता हो जाएगा। वाई के पति का पिता एक्स का है, कौन लगेगा, तो पति के पिता एक्स का कौन लगेगा आपका, देखो, अब एक्स का जो है तो पिताजी लेंगे, और पिताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे, उसके दादाजी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज इसकी अच्छी है, थोड़ा सा फंसाने वाला है, लेकिन आप अगर दिमाग से करेंगे तो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 और 21 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ये तो आपका रॉन्ग है। उसके बाद किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं, ये भी गलत है। और टेड्डो तथा कुछ कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र 6 क्रोमोसोम होते हैं, ये भी आपका रॉन्ग है। जो आपका चौथा है ना, चौथा आपका देख सकते हैं, ठीक है, चौथा आपका वही राइट होगा। बोला जा रहा है कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपसे बनता ही होगा। यहाँ पर वक्तव्य है, निष्कर्ष आपको यहाँ पर सबसे पहले देखो, वक्तव्य क्या है कि कुछ तालाब झीलें हैं, यानी कि कुछ तालाब आपके किसके अंदर आ जाएंगे, झीलों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो तालाब को टी और झीलों को जे मानते हैं हम। और कुछ झीलें नदियाँ हैं, तो कुछ झीलें क्या हैं, नदिया के अंदर आ जाएंगी, एन के अंदर। उसके बाद कुछ नदियाँ समुद्र हैं, तो एस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कुछ समुद्र झीलें हैं, तो कुछ समुद्र झीलें हैं, तो झीलों और समुद्र के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कोई समुद्र झील नहीं है, तो आपका देखो, कोई समुद्र झील नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग ही होगा। क्यों, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव चीज़ नहीं दी गई कि झेलम और जो झील और समुद्र के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं दिया होगा तो हम ये एक डायग्राम ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा तालाब, और ये आपका झेलम का झील हो जाएगा, ये आपका नदी का हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से बन सकता है समुद्र का, यानी कि समुद्र का पार्ट आपका झील हो सकता है। यानी कि आपका दोनों तो रॉन्ग होंगे नहीं। अब अगर ये राइट है, ये रॉन्ग, और ये रॉन्ग, तो ये राइट, यानी कि इसमें या आइदर और लगेगा। ठीक है, या तो एक या फिर दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर आपसे केवल जो पूछा जा रहा है कि अगला जो पद यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इसको भरता हुआ जा रहा है, यहाँ पर 2 तीर और आ गए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 तीर आ गए हैं। ठीक है, और इसके बाद ऊपर से इधर आ गए हैं 2 तीर, तो इधर भी 2 तीर आ जाएंगे, यानी कि आपका डायग्राम कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, जो सोना होती है वह दोस्तों बहुत ही अधिक मतलब कि बहुत ही कम प्रक्रियाशील होती है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए दोस्तों यह मुक्त रूप से पाई जाती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से है जो है तो पाई जाती है, क्योंकि यह जो वायुमंडल का जो एयर होती है, ठीक है, तो उससे यह जो है तो क्रिया नहीं करती है, तो इसलिए दोस्तों यह मुक्त रूप से पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं, तो यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ क्रमशः बजती हैं तो अगली बार वे कब बजेंगी। ठीक है, एक साथ। तो सबसे पहले आपको इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो सिंपल आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका कितना आएगा इधर से 90, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट बाद जो है तो बजेंगी वो। तो शुरुआत में 8 बजे बज रही थी, तो 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 9:30 बाद अगली बार जो है तो एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा कथन पर्याप्त होगा इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या x विषम है। ठीक है, तो वक्तव्य क्या है कि x - 15 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है कि 0 से लेकर आपकी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, 1 2 3 इसी तरह अनंत तक। ठीक है, अब तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप विषम निकाल सकते हैं x + 6 की नहीं निकाल सकते। देखो, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू जैसे आप मान लेते हैं 16 ही रख दें, 16 ही रख देते हैं, तो यहाँ पर -15 यानी कि आपका यहाँ से क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी ना, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं कि 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या मान आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि विषम है। तो आप सोचेंगे ये तो राइट होना चाहिए, लेकिन अगर यहीं पर आप कितना ले लें, 17 ले लें। ठीक है, 17 ले लेते हैं तो माइनस करेंगे 15, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि आप x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे इधर, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा हमने उल्टा समझा दिया। ठीक है, कैसे, यहाँ पर समझिए, देखो आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि x - 15 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि x की वैल्यू आप जैसे मान लेते हैं, कुछ भी ले ले, जैसे 16, जैसे 16 ही हमने लिया था। ठीक है, तो 15 किया, तो यानी कि आपका यहाँ पर एक पूर्ण संख्या ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 16 रखते हैं तो 16 और +6 कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तो आपका विषम प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, अगर यहीं पर आप 17 ले लेते हैं और उसके बाद आप -15 करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब 2 इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 17 जब आप लेंगे, तो यहाँ पर 17 6 23, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखो इधर 2 तो आ रहा है ना कि आपका पूर्णांक तो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन आपका यहाँ पर जो है तो विषम आ रहा है, तो एक बार सम आ रहा था, एक बार विषम आ रहा है, यानी कि इससे क्लियर नहीं हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये मेरे हिसाब से राइट नहीं होगा। उसके बाद x - 6 एक विषम संख्या, तो x का मान ऐसा रखना है ताकि x - 6 करने पर विषम संख्या आनी चाहिए। तो x का मान अगर आप क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं ना, 8 लिखते हैं अगर, तो यहाँ पर जो इसका अंतर आएगा 2 आएगा, यानी कि ये नहीं होगा, हमेशा विषम आना चाहिए इसका अंतर। ठीक है, x की मान हमेशा दोस्तों आप विषम ही लेंगे, तभी जो है तो विषम यहाँ पर अंतर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप 9 ले लेते हैं तो अंतर क्या आ जाएगा आपका 3, यानी कि जो विषम ही आ रहा है, यानी कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 9 रखते हैं, ठीक है, तो 9 रखेंगे तो 9 6 आपका 15 ही होगा। तो यानी कि आपका केवल दूसरे ही ऑप्शन से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि x + 6 एक विषम संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको दिमाग कॉन्स्टेंट करना होगा तभी आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दूसरा अकेला पर्याप्त है, जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ अंडे इतने रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% के लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल सा आपके यहाँ पर देखिए, कुछ अंडे 19 रुपये 20 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, यानी कि एक दर्जन की कीमत क्या है, 19 रुपये 20 पैसा, और उसको 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 25% क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 अगर उसका सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, यानी कि क्या हो जाएगा, उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक दर्जन जो है तो अंडों का जो है तो कीमत आ जाएगा, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से 16 और 4 × 32। ठीक है, यानी कि आपका इधर से 24 रुपये आ गया, 24 रुपये क्या आ गया, एक दर्जन अंडों का कीमत। तो एक अंडे का पूछा गया कितना विक्रय मूल्य होगा, तो एक अंडे का कितना विक्रय मूल्य हो जाए, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो यहाँ पर 2 रुपये प्रति अंडा कीमत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से एक्स को निवेशित करने पर उतने ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से रुपए वाई को निवेश करने पर मिलता है। ठीक है, तो एक्स और वाई का अनुपात पूछा गया है। तो आपसे पहले कौन कितना राशि निवेश कर रहा है एक्स और कितनी रेट से 9 की, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है, और बटे आपका 100, और अनुपात आप लेना है अनुपात y मल्टीप्लाई रेट 6.25 और मल्टीप्लाई आपका टाइम 8 बटे 100। ठीक है, तो 100 से 100 को काट दीजिए और x अनुपात y जब आप करेंगे तो उधर से क्या आ जाएगा आपका, उधर से आपका कितना आ जाएगा 6 को 24, ठीक है, 24 यानी कि 25 बटे 4, तो 25 बटे 4 मल्टीप्लाई 8 है आपका, और इधर से बटे में क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे 5, 4 दूनी 8 यानी कि आपका 10 बटे 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाक्य है अनुमान है। ठीक है, तो तुमकुर से मंगलूर तक एक टिकट की उपलब्धता की जांच करें। तो ये तो दोस्तों तुमकुर से मंगलूर तक एक टिकट की उपलब्धता की जांच करना है आपको। तो अनुमान क्या लगा सकते हैं कि जांचकर्ता को परिवहन के माध्यम की जानकारी पर्याप्त है, तो ये आपका राइट होगा। ठीक है, जांचकर्ता को परिवहन के माध्यम की जानकारी प्राप्त है, तभी तो वह टिकट चेक करेगा किस माध्यम से जो है तो यहाँ पर परिवहन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जांचकर्ता यात्रा कर रहे व्यक्ति से भली भांति परिचित है, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे मैं ट्रेन से ही जा रहा हूँ तो टीटी ऐसा थोड़ी कि टीटी मुझे जानता है, ठीक है, भली भांति परिचित है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो अगला यहाँ पर यानी कि केवल पहला ही मेरे हिसाब से राइट होगा, तो यानी कि केवल आपका अनुसरण एक ही करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि पहला है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो H2SO4 का उपयोग यहाँ पर पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने में किया जाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति कारण होता है। क्वेश्चन है कि दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में इतने कम दिए, कार की लागत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एम और एन ने एक कार खरीदी और इन्हें अलग अलग पेमेंट किया। तो जो एम ने बतौर अपने हिस्से के लिए यहाँ पर 7 में से 3 कर रहा है, तो बचा हुआ 4 कौन करेगा एन। ठीक है, 4 पार्ट, तो यहाँ पर इनके और इनके बीच का अंतर 1 रेशियो है, वो किसके बराबर है आपका 31,540 के। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कार की कीमत क्या हो जाएगी 437 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस आकृति में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिंपल लाइन दी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सभी त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सभी सर्कल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टार की जगह पर यहाँ पर एक 4 भुजा की आकृति क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उपरोक्त सारणी में 4 विद्यार्थीगण W, X, Y और Z PC, B एवं M में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक कितना है 100, और P क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि P, C, M एवं B में संयुक्त रूप से विद्यार्थियों ने उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो किस विद्यार्थी ने सर्वाधिक उच्चतम अंक प्राप्त किए, तो सभी चारों विषयों को मिलाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं इधर से कितना बनना है 160 और 210 यानी कि 295 बनना है इस दर से नंबर। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर क्या है, इधर क्या हो जाएगा, इनके नंबर क्या हो जाएंगे आपके, देखो X, Y, Z तो नहीं बचा हुआ, यहाँ पर W के ही आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो आपका राइट आंसर W ही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें कि इनके बीच का डिफरेंस ले लें। ठीक है, वो कितना हो रहा है 1990 में आप कितना घटा कर देखें 1394। ठीक है, तो कितना आ रहा है 6, इधर से आपका 9
और आपका इधर से बचेगा आपका 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है, 596, यानी कि आपका 217 में आपको कितना 596 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आने के लिए आपको घटाया हमने 596, तो इधर से इधर आने के लिए हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 596 आप जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2613, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही कागज़ को मोड़कर यहाँ पर बताया गया है कि लेफ्ट साइड अगर मोड़ दें इस कागज़ को राइट को लेफ्ट तरफ तो कैसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर मोड़ते हैं फ्रेंड्स तो आपकी आकृति कैसी बनने वाली है, ये जो लाइन है ना तो इधर ऐसे जाएगी कहीं से, ठीक है, इधर ऐसे जाएगी। तो ऐसी दोस्तों कहाँ पर जा रही है, केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिख रही है, केवल बी में, ठीक है, और कहीं नहीं दिख रही है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, तो उसकी शुरुआत दोस्तों किससे होती है, रजो दर्शन से, ठीक है, रजो दर्शन से महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपका ट्रायंगल की संख्या पूछी गई है। तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि 1 2 3 4 ट्रायंगल तो ये हो गए, तो 4 आंसर देखे कि नहीं आ जाना, ठीक है, क्योंकि अभी देखो यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है इधर 5, उसके बाद ये 6, इसके बाद ये 7, तो 7 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप हॉर्न, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तो उसके जो साउथ का छोर है यहाँ पर एक पॉइंट है कैप हॉर्न, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि ए बी सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं, पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटों में टंकी को भर सकते हैं, यानी कि ए और बी क्या हैं, भरने वाले पाइप हैं, और ए भर सकता है 4 घंटों में, बी भर सकता है 10 घंटों में, ठीक है। तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि सी की क्षमता माइनस में आएगी, अब वो 6 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना ले लें, 120 ले लें, ठीक है, 60 हो जाएगा, 60 से हो जाएगा 60। तो इधर आपका जो ए की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी, बी की क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और सी की आपकी 10 हो जाएगी, वो भी माइनस की, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हुई हो, ठीक है, यानी कि टंकी की क्षमता 60 थी, यानी कि आधी भरी हुई, यानी कि आधी यानी कि 30 ही भरी हुई होगी वो, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो तीनों पाइप एक साथ जब भरेंगे 15 6 21, तो इधर से आ गई क्षमता, और माइनस 10 खाली करने वाला है, तो यानी कि 11 की क्षमता से भरेंगे, ठीक है। तो 30 यूनिट 11 की क्षमता से कितने घंटे में भर लेंगे, 30/11, ओके। अगला क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इस सीरीज में, ठीक है। तो ए बी सी डी और फिर क्या आएगा आपका ई आएगा, तो ई से सभी स्टार्ट है क्वेश्चन, उसके बाद जेड वाई यानी कि -1 कर रहा है, वाई के बाद आप देख सकते हैं एक्स के बाद डब्ल्यू के बाद आपका क्या जाएगा भी, ई भी। तो एक तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले वाले लेटर में +1 हो रहा है और दूसरे वाले में -1, ठीक है। और दूसरी तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ये विपरीत आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, विपरीत, यहाँ पर +1 तो हो रहा है लेकिन उसका विपरीत लिखा हुआ, ठीक है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन, ठीक है। अब ये क्यों कहा जाता है ये आप समझिए, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता ही होगा कि CnH2n+2 होता है, ठीक है, यानी कि जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड ही इधर पे रहता है एल्केन का, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको आसानी से सिंगल बॉन्ड है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये असंतृप्त नहीं है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको बोलेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि 12x² - ax + 7 बराबर आपका कितना है, ax² + 9x + 3 का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है, यानी कि जो मूल हैं उसके दोनों क्या है, समान है, तो ए का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेंगे आप देख सकते हैं दोनों मूल बराबर हैं, यानी कि डी बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो b² बराबर 4ac हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर इस तरह b² मतलब कि यानी कि a² x² + bx + c के फॉर्म में आपको सबसे पहले इसको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आ जाएगी उधर क्या आ जाएगी, इसको जब पच्छातरण करेंगे तो 12 - a हो जाएगा a के मान,
और बी का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी का मान हो जाएगा आपका माइनस का ए और प्लस का 9, ठीक है, माइनस ए प्लस 9, और सी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी इधर से 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारे मान रख दीजिए, तो यहाँ पर आपका 12 माइनस ए स्क्वायर बराबर आपका 4, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 4, और सी की वैल्यू आपकी क्या है, सी की वैल्यू आपकी क्या है, अरे क्या रहा है, ए की वैल्यू आपकी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में है, तो अब ए सी की रख दी, ए की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का जो है, तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस 9। तो अब केवल आपको इसको सॉल्व भी करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर से आपको कितना हो जाएगा 144, और प्लस ए स्क्वायर माइनस का आपका 24 ए बराबर आपका माइनस का 16 ए और माइनस का आपका 144, ठीक है। इसके मान ही हमने उल्टे रख दिए हैं, ठीक है, तो इसके मान हम सही रखेंगे तभी इसका आंसर आएगा। मान ही उल्टे कर दिए हैं, तो क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये है, यानी कि इसके माइनस का ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा ए प्लस 9 का स्क्वायर, और बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 इंटू 12 माइनस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 81 प्लस का 18 ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 192, ठीक है, और माइनस का 16 ए। तो अब इसको लेफ्ट साइड ले जाइए सभी, तो ए स्क्वायर और आपका कितना हो जाएगा इधर से, ठीक है, माइनस का 16 इधर आएगा, तो यहाँ पर आपका 24 ए हो जाए 34, ठीक है, 34 ए, और माइनस का आपका इधर से आपका कितना हो जाएगा 1 और 1 1, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप इसको गुणनखंड करना होगा, तो 37 और कितना हो जाएगा, घटाने पर 34 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे इतना, तो 37 इंटू 3 कितना होता है 37 और 3 आएगा, ठीक है। इधर धनात्मक यानी कि मान अलग अलग आएंगे, अब इधर माइनस यानी कि जो बड़ा मान होगा वो माइनस का होगा और छोटा मान होगा धनात्मक होगा, ठीक है। आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना आसानी से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी, यहाँ पर राज के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड उसका क्या है 51, और यहाँ पर उसके बाद बोला जा रहा है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर वही दूरी को तय करता है कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यदि इसकी स्पीड क्या है 68, तो उसको कितना समय लगेगा, यदि 51 की स्पीड से चलने पर उसको इतना घंटा लग रहा है समय, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो हम सबसे पहले निकालेंगे, 17 3 51, 17 चौक 68, तो आपका ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस समान तय करनी है अगर, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लिखा है कि उसी दूरी को, ठीक है, उसी दूरी को नहीं जो पहले 51 की स्पीड से तय कर रहा था, उसी दूरी को 68 की स्पीड से तय करना है, यानी कि अगर उसका जो है तो स्पीड जो आपकी डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है, सभी को पता ही होगा, तो 4 से 3 हो जाएगा। तो अगर जो है तो पहले उसकी जो टाइम था 4 रेशियो बराबर किसके बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 7 7 रेशियो 7/3 की, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7/12, ठीक है, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 रेशियो की वैल्यू आपकी 7/4 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा इधर से ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम करता है, तो यहाँ पर एक उठाया हुआ हथौड़ा, उसके बाद बंदूक की एक चली हुई गोली, गतिशील पत्थर की घूमता हुआ पहिया, ठीक है। तो अधिकतम काम करता है बंदूक की गोली, क्योंकि ये मोमेंटम अधिक प्राप्त कर लेती है, ठीक है, अधिक दूरी तय करती है, इसलिए इसका जो मोमेंटम होता है वो अधिक हो जाता है, इसकी वजह से अधिक काम कर पाती है। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर 7570 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी छोटी संख्या को हमें घटाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना करें, सिंपली आप ऑप्शन पर जाइए, ठीक है, ऑप्शन पे नहीं है, ठीक है, ऑप्शन से अगर नहीं समझ सकते आप तो आप इसके करीब जाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसके करीब फ्रेंड्स हम जाएंगे अगर 80 और 80 का वर्ग और 90 का वर्ग आप देखें तो इधर क्या हो जाएगा 8100, इधर क्या हो जाएगा आपका 6400, ठीक है, यानी कि इसके बीच का आएगा,
यानी कि आप लगभग 85 का लेते हैं। अगर 85 का और कितना हो जाएगा 25, 5 का तो 25 हो जाएगा और 8 का इंटू 9, ठीक है, 9 8 72 नहीं 7225, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 86 लेते हैं तो 86 का वर्ग कैसे निकालेंगे 8 8 64 और 88 36, ठीक है, 8 6 48 दूनी आपका 96। तो इधर से आपका 6 और 9 और 4 13 आपका इधर यानी कि इतना आ रहा है। तो अभी यानी कि आपको अगला वाला लेना 87 का ले लेते हैं, ठीक है। 87 का वर्ग लेंगे तो 8 8 64 और 7 7 49 और 8 6 56 इंटू 2 112, ठीक है। तो इधर से आपका 9 6 5 7, ठीक है, लेकिन 7569 आपके इधर से आ रहा है। तो 7569 यानी कि कितना आपको माइनस करना होगा 8, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर बंद की हुई है, ठीक है, मोड के अंदर। तो आपका आंसर जब भी मोड के बाहर निकलेगा ना तो हमेशा प्लस का ही निकलेगा। तो प्लस का 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस जब 6 करेंगे तो माइनस का 3 और इसका मोड क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गलत है। तो सोडियम का जो लैटिन नेम क्या है कि नेट्रियम होता है। तो सभी को पता ही होगा सोडियम को Na से दर्शाते हैं और इसका जो लैटिन नेम होता है सोडियम का नेट्रियम होता है, ठीक है। और चांदी का लैटिन नेम क्या होता है अर्जेंटेनम यानी कि Ag अर्जेंटेनम। तो दोनों ही राइट हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवेश की इकाई क्या हो जाती है कूलम, ठीक है। तो आवेश की इकाई तो कूलम हो गई, लेकिन जूल किसकी होती है एनर्जी और वर्ग की, ठीक है, कार्य और यहाँ पर जो है तो ऊर्जा की। वाट शक्ति की होती है, एम्पियर धारा की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वाक्य और अनुमान का है। यहाँ पर बोला जा रहा है वाक्य की श्री एक्स ने वाई से कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्स ने जो है तो वाई से बोला कि मैं डॉक्टर बनकर जो मानवता की सेवा करना चाहता हूँ। तो अनुमान क्या है कि श्री एक्स श्री वाई से झूठ बोल रहे हैं। कैसे कह सकते हैं झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। श्री वाई जानते हैं कि श्री एक्स झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी गलत करना होगा, ठीक है। तो अगर दोनों तो गलत होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब कि अगर ये सही होगा तो ये गलत और ये गलत तो ये सही, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि नेक्ड सीड किस में होते हैं नग्न बीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाइनस में दोस्तों नग्न बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वाट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें, ठीक है। यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा V/R होता है, आपको सभी को पता ही होगा। तो V की वैल्यू आपकी 140/10 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी को पता होगा कि रिकेट्स होता है, ठीक है। और ए की कमी से आपका रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से आपका स्कर्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये तो क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या होता है 15 और ये हो जाएगा आपका 189 नहीं कि इसका मान 17 और फिर इधर 49, इधर 7 इसका मान 7 हो जाएगा। तो इधर 100 हो जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपसे इस समस्या चित्र में बोला गया है कि इन चारों ऑप्शनों में से इस चित्र में क्या नहीं था, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तो आपका बन नहीं रहा कहीं से भी और आपका ये भी नहीं कहीं से बन रहा शायद, ठीक है, क्योंकि इधर बन रहा है लेकिन ऐसे नहीं बन रहा, ठीक है। ये भी आपका नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। तो बचा हुआ ऑप्शन बी आपका इधर बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है उतना है नहीं है, ठीक है, आसान ही है। जितना बोल रहा है उतना आपको करते जाना। तो कोई व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करना शुरू करता है। तो कोई व्यक्ति है ओ से शुरू करता है यात्रा, या ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर ए तक पहुंचने के लिए वह 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर, ठीक है। तो बी तक पहुंचने के लिए कितना चल रहा है 10। उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ता है और सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। तो सी तक पहुँचने के लिए वह दाएं मुड़ता है और वह जो तो देखो सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर यात्रा करता है दाएं मुड़कर, ठीक है। तो दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर यात्रा करेगा तो इधर पर पहुँच जाएगा सी पर, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया फिर दाएं मुड़ता है और डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर तय करता है। तो 5 किलोमीटर इधर तय करेगा दाएं मुड़कर
तो डी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपसे बोला गया है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 12, तो बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 12, ई पर इधर आ गए। अब आपसे पूछे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ई और सी के बीच की लघुत्तम दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी कि अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ई पॉइंट और सी पॉइंट तो मालूम हो गए हैं, तो कौन सा आंसर क्या हो जाएगा। ये इधर की दूरी 5 है और इधर 12 है, तो जो आपका मिनिमम दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली कर्ण है, ठीक है। तो 5, 12, 13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। यानी गति का जो तीसरा समीकरण होता है वही होता है, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि कोई भी वस्तु दोस्तों अगर पीछे की तरफ जितना फोर्स लगाएगी वह उतना ही आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। ठीक है, जैसे हम दौड़ते हैं ना तो पीछे की तरफ पृथ्वी पर धक्का लगाते हैं, तो इसी तरह हम आगे दौड़ पाते हैं, ठीक है। जो रॉकेट होती है वह भी दोस्तों अपना जो ईंधन होता है, धुआं होता है, वो पृथ्वी पर जो है तो अच्छा फोर्स करता है, तो ऊपर की तरफ रॉकेट जाता है आपका। तो गति का ही नियम यहाँ पर लगेगा। कोई व्यक्ति नाव में अगर कूदता है तो नाव में बल लगेगा, ठीक है, तो इसलिए नाव पीछे की तरफ जाएगी और व्यक्ति आगे की तरफ, ठीक है। क्रिया की विपरीत प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था, ठीक है। तो श्याम और प्रभात के बारे में बात कर रहा है, तो 15 साल पहले है और कितना अनुपात था, श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना की आयु का था, ठीक है। तो श्याम और प्रभात का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। और अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की कितनी हो जाएगी, 5 से 8, ठीक है। यानी कि अगर श्याम की 8 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 5। तो यहाँ पर आपको केवल ये समझना है कि पहले ये जो अनुपात था शुरुआत का, ये 15 साल पहले का था, और जो दूसरा अनुपात है ये कहाँ का अनुपात है, 5 साल बाद का। यानी कि टोटल अंतर कितना हो जाएगा, प्लस 20 साल का, ठीक है। 15 साल पहले से 5 साल बाद तक जाने के लिए 20 साल का हमें जो है तो आगे बढ़ना होगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और -8, ठीक है। तो रेशियो बराबर किसके हो जाएगा आपका, 3 × 20 के। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 30। आपसे क्या पूछा रहा कि श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम की जो 15 साल पहले की आयु का अनुपात 2 था, यानी कि 60 हो जाएगी। तो 15 साल बाद उसका प्रेजेंट आ जाएगा, यानी कि 75 साल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 ईयर। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। यानी कि कहाँ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो एक टॉर्च का ऑफ होना, ये तो गलत ही है। एक पटाखे का विस्फोट, ये भी गलत है। एक टॉर्च को ऑन करना, ये भी गलत है। जो एक पेंडुलम होता है ना, वह दोस्तों क्या करता है कि अपनी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा उसकी जो रहती है उसको गतिज ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। जैसे पेंडुलम यहाँ पर लगा है, वो पहले यहाँ पर है तो स्थिर अवस्था में है, उसको छोड़ा जाएगा तो जो इसके पास स्थितिज ऊर्जा रहेगी वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पहुँचा जाएगा तो यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी ऊपर छोड़ा जाएगा, तो इधर पहुँचेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करने हैं यदि तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं, ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं जाना है और सारणी में, और समूह में ऊपर से नीचे की तरफ, तो कौन सा सही होगा इसके आधार पर। तो विद्युत धनात्मकता और धात्विक लक्षण, तो विद्युत धनात्मकता यहाँ पर बोला जा रहा है कि बढ़ता है, तो विद्युत धनात्मकता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपके यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। जो विद्युत धनात्मकता होगी ना वो घटेगी, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर घटेगी, और जो धात्विक लक्षण होगा वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर और लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपसे वर्गों की संख्या पूछी गई है, तो इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया। इसके वर्ग जब निकालेंगे तो आप सिंपल छोटे वाले गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका दुगना कर देना तो 16 हो जाएंगे इधर से, और उसके बाद आपका एक यहाँ पे बन रहा है ये, तो 17 इसमें जो है तो आपके वर्ग होंगे। तो आपसे वर्गों की संख्या ही तो पूछी गई है ना, अरे वर्ग की पूछी गई है, ट्रायंगल हमने काउंट कर दी, तो वर्ग आपके केवल 2 ही बनेंगे, एक ये बड़ा वाला और एक ये, ठीक है, यानी कि 2 ही इसमें, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वर्ग हमें निकालना है ना। देखो अब वर्ग ही निकालते हैं अच्छे से। देखो तो ये आकृति आपकी बन रही है इधर,
और इस तरह से काटा गया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इस आकृति में 5 बनते हैं। उसके बाद ये आपका ये वाला 6 हो जाएगा, कि 6 ही वर्ग बनेंगे। अगला ये बोर्ड मास का क्वेश्चन, ये तो आसान ही है। माइनस का 20 और इधर प्लस का 9, यानी कि माइनस का आपका 11, और उसके बाद इधर से क्या रहा आपका, इधर से आपका 5 और 4 में नहीं 2, ठीक है, और वो भी आपका माइनस का, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर से 33 आ जाएगा, और डिवाइड में आपका क्या है, माइनस का 11, यानी कि माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि यदि इन चारों छात्रों को पीसीएमबी में उनकी कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो डैश को तीसरा स्थान मिलेगा, ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर पर अधिकतम में कौन आएगा। तो पहले में तो डब्ल्यू ही था, इसको 295 नंबर मिल रहे थे, सभी को जोड़ के देख लेते हैं हम। तो अब इधर से आपका 150 और 80 230 और 60 290 इधर से बन रहा है एक्स के। वाई के देखते हैं, तो वाई के आपके 100 और यहाँ से 210 बन रहे हैं, और जेड के आपके कितने बन रहे हैं, 917 170 और 240 275, ठीक है, यानी कि सबसे टॉप पे कौन है, डब्ल्यू, इसके बाद आपका कौन हो जाएगा, वो एक्स, फिर आपका हो जाएगा 275, यानी कि 275 वाला जेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको निकालना है कि क्या आएगा इधर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जी पी डब्ल्यू है, उसके बाद जी पी यू डब्ल्यू लिख दिया है, यानी कि आपको जी पी, आप तो जी पी लिख दें, ठीक है, उसके यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि -2 करके जो है तो डब्ल्यू के पहले लिख रहा है। तो अब आगे देखते हैं कि जी और फिर +2 करके, ठीक है, लिख रहा है ये। उसके बाद अब आपको यहाँ पर, उसके बाद आपका देखो, अभी पहले इसमें डब्ल्यू माइनस हुआ था, इधर से माइनस हुआ था, और फिर इधर से प्लस हुआ, ठीक है, इधर से प्लस हुआ, अब क्या हो रहा होगा, इधर से माइनस होगा, यानी कि यू में -2 करने पर आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना होगा कि जी +2 तो इधर से पहले है, फिर +2 करेंगे, यानी कि जी आपका आई और के +2 करेंगे के, और PSUW आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 3 और इंटू क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर को, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका माइनस का 3/4 3/4, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा, साइन, देखो साइन एक्स, साइन थीटा को हम मान लेते हैं एक्स, वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 3 माइनस आपका 3 वाई स्क्वायर और माइनस का आपका 2 वाई स्क्वायर बराबर आपका माइनस का 3/4, ठीक है। तो इधर से आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 5 वाई स्क्वायर बराबर आपका माइनस का 3/4/3, यानी कि इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो अब इसको तो हमने लिख लिया इधर तक, तो ये जो आपका प्लस का है ना, वो तरफ माइनस में जाएगा। तो अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 12 और माइनस का 3, यानी कि माइनस का आपका बराबर माइनस का 15/4 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √3/2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू √3, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू y हमने मानी थी √3, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा किस साइन के किस मान पर, किस डिग्री पर, 3/2 होता है, √3/2, तो 60 डिग्री पर, तो आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। अगला, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त होते हैं। तो समूह जो खड़े वाले होते हैं, तो ये दोस्तों आपके कितने होते हैं, 18 होते हैं, और जो लेटे वाले होते हैं इनको आवर्त बोलते हैं, तो ये 7 होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 थे, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप से छात्रों का औसत इतना हो गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो देखिए, 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 थे, यानी कि टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 320 हो जाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया तो परिणाम स्वरूप से छात्रों का औसत इतना हो जाता है, ठीक है, यानी कि इतना औसत हो जाता है। कितने छात्र बचेंगे, 15, क्योंकि एक बच्चे ने छोड़ दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कि इस बच्चे ने जो है, तो जिस छात्र ने समूह को छोड़ा उसके कितने औसत अंक कितने अंक थे, 5, ठीक है, क्योंकि इधर 5 माइनस हो रहा है ना,
तो अब आगे बोला जा रहा है लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया जिससे परिणाम स्वरूप समूह के छात्रों का औसत अंक थोड़ा गिर गया। ठीक है, गिरकर कितना हो गया 20.5। तो एक छात्र फिर से शामिल हो गया, यानी कि अब 15 थे या फिर से 16 हो गए, तो एवरेज कितना हो जाता है 20.5। ठीक है, तो 20.5 यानी कि इसका जो है तो 16 दूनी 32 और 8, ठीक है, यानी कि तो 328 हो रहा है। तो अब कितना बढ़ रहा है इधर, ठीक है, तो इधर आपको कितना बढ़ रहा है 13। तो आपसे यानी कि जो नया छात्र शामिल हो रहा है तो उसके अंक कितने हैं 13। आपसे पूछा जा रहा है कि तो समूह छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो इनका औसत निकालेंगे तो 13 5 18 और बटे 2 करेंगे तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर इसको सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सॉल्व ही कर लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा कि 5x² और उसके बाद प्लस 20x माइनस का 3x और माइनस का 12, उसके बाद बराबर में उस तरफ ले जाएं। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का चक्कर ना रखें। उधर हो जाएगा आपका 6x² माइनस का 8x और आपका प्लस 15x माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद आप देखें, ठीक है, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो आपका क्या हो जाएगा 5x² माइनस 6x², इधर कितना हो रहा है आपका 17 प्लस 17x माइनस का 12 और इधर से इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 8x माइनस का 15x प्लस का 20 बराबर 0। ठीक है, तो इधर से आपका क्या हो जाएगा माइनस का x² और इधर x वाले देख लेते हैं तो 17 25 में 15 जाएंगे यानी कि प्लस का 10x आ जाएगा और आपका इधर आप क्या बचेगा माइनस का 12 और प्लस का 20 यानी कि आपका बचेगा क्या प्लस का 8, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर -x² प्लस 10x और प्लस का 8x, फिर प्लस का 8 आ रहा है, ये माइनस का है तो आपका आंसर क्या होगा चौथा ऑप्शन ये वाला। प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में किस माध्यम होती है। तो प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में ही होती है। ठीक है, लेकिन साउंड की बात करें तो साउंड निर्वात में नहीं गमन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 74वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वक्तव्य और मान्यताएं। तो जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि इस पोशाक को किस दर्जी से सिला है। मान्यताएं क्या हो सकती हैं कि यदि पोशाक खराब हो तो लोग दर्जी के बारे में पूछते नहीं हैं। तो इसके बारे में क्या कहें, मेरे हिसाब से गलत ही होगा, पूछते हैं नहीं पूछते, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है हमारा। अगला है लोग यह जानने चाहते हैं कि ऐसी पोशाक को कैसे सिलना है। तो इसका जो है तो क्या हो जाएगा ये दूसरा रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसी पोशाक को कैसे सिलना है, तो ये थोड़ी जानना चाहते हैं। अगर वो दर्जी का नाम पूछ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वह जानना चाहते हैं कि कैसे सिलना है। तो पहला यहाँ पर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, यदि बोला गया कि यदि पोशाक खराब हो तो लोग दर्जी के बारे में पूछते नहीं हैं। तो यहाँ पर वक्तव्य आप पढ़ेंगे जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है, यानी कि जब पोशाक आपकी बहुत बढ़िया होती है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि इस पोशाक को दर्जी ने सिला है। तो मान्यताएं दोस्तों ये आपका पहला वाला राइट हो सकता है, क्यों कि यदि पोशाक खराब होती तो वैसे भी सही बात बोल रहा कि कोई भी नहीं पूछ सके किस दर्जी से सिलवाया है, तो ये आपका राइट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या राइट दिया रेलवे ने, केवल मान्यता एक, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड आपको होता है जब वो हवा में जलता है ना तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है H2O और प्लस SO2, ये आपका राइट हो जाएगा। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन इसमें हो रहा है, तो दोनों ही मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों राइट है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।